हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार की वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, बिहार दरोगा की। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं जितना टेस्ट आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोग उतना अच्छे से टेस्ट दीजिए। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला पेपर में दोस्तों जीके या समान ज्ञान और समसामयिक ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं बिहार एसआई का पहला टेस्ट पेपर। तो दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपको बताना है किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग की सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग भी सभ्यता कहा जाता है। और दोस्तों, हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी जानकारी 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने दी थी। और दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और एग्ज़ाम में कभी कभी यह पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और किस वर्ष? तो 1921 में। और कभी कभी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों भारत में स्थित नहीं है, यह पाकिस्तान का मोंटेगोमरी ज़िला पर स्थित है। यानी आप लोग कह सकते हैं यह पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा सभ्यता। तो इससे यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल में स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, कभी कभी पूछ सकता है कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था? तो नवपाषाण काल में आपका पहिए व कृषि का आविष्कार हुआ था। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यह सब दोस्तों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। असदो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो बताना है असदो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो असदो माँ सदगमय यह आपके ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ऋग्वेद में क्या उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में देवी और देवताओं के स्तुति के मंत्र का उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद में क्या उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है, यज्ञ कर्म कांडों के बारे में उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद दोस्तों यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और सामवेद में दोस्तों इसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में इसमें जादू टोना टरका के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो बताना है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और तो दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये सब भी पूछ सकता है कि रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किए थे। और इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, किसमें? वाल्मीकि में। तो और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किए थे। और गीता की भी रचना किसने किए थे? महर्षि वेद व्यास ने। और वायु पुराण को भी वेद व्यास ने इनकी रचना किए थे। तो महर्षि वेद व्यास ने वायु पुराण, गीता और महाभारत की रचना किए थे। और रामायण की रचना किसने किए थे? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किए थे, जिसमें राम के बारे में वर्णन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जातक किसका ग्रंथ है? तो क्वेश्चन नंबर 4, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक आपका
बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जातक बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो इसमें दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का कहानियाँ का उल्लेख कहा गया है कि पुनर्जन्म का कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन्हीं के बारे में जातक ग्रंथ का वर्णन किया गया है। यानी जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। और दोस्तों जो चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है वह कौन सा पुस्तक है, वह आपका अर्थशास्त्र है, जो किससे संबंधित है, जो राजनीति से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों यह जैन धर्म के अनुयायी थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो यह जैन धर्म के अनुयायी थे। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आपका बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और दोस्तों इसको अमित्र घात भी कहा जाता है। किसको, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार किस धर्म से संबंधित है, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो बिंदुसार के बाद दोस्तों तो उसका उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। जो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो और दोस्तों यह बिंबिसार कौन है, तो बिंबिसार मगध का राजा था। जो दोस्तों पहले यह जैन धर्म का अनुयायी था, नहीं दोस्तों पहले यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन, बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर बाद में दोस्तों अपने चेलमा से प्रभावित होकर, अपने पत्नी चेलमा से प्रभावित होकर वे जैन धर्म के अनुयायी बन गए। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों कभी कभी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत में आया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। यानी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और अशोक दोस्तों बता दिए अभी, अशोक का बोला जाता है। तो अशोक दोस्तों यह आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इसने सबसे पहले शिलालेख का विस्तार किए थे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था? तो बताना है आपको मुद्रा राक्षस पुस्तक का नाम बताना है। तो विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, कल्हड़ ले लीजिए, कल्हड़। ऑप्शन नंबर डी कल्हड़। तो मुद्रा राक्षस का पुस्तक कौन सा है? विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हड़? तो मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों राक्षस का दांत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए दत्त माने दांत। तो इससे हम ठीक से याद कर सकते हैं कि विशाख दत्त की रचना कौन किए थे? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचना किए थे। और कौटिल्य जो दोस्तों चाणक्य कौन से पुस्तक की रचना किए थे? तो वही दोस्तों अर्थशास्त्र जो राजनीति के बारे में बताता है। और बाणभट्ट ने कौन से पुस्तक की रचना किए थे? तो बाणभट्ट ने दोस्तों कादम्बरी पुस्तक के रचना किए थे। और कल्हड़ किसके पुस्तक की रचना किए थे? तो कल्हड़ की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है राजत तरंगिणी। कौन सा पुस्तक? राजत तरंगिणी। तो इनका दोस्तों राजत तरंगिणी जो कल्हड़ का बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो यहाँ पर मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बताना है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, चित्तौड़गढ़ में, हैदराबाद में, आगरा में? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आगरा में क्या स्थित है? तो आगरा में आपका ताजमहल स्थित है, जो आपके मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। किसके याद में? तो मुमताज़ महल के याद में। और लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है, जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। बीजक का रचयिता कौन है? तो बताना है बीजक के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास? तो बीजक में दोस्तों आपका साखी, शपथ और रामायणी का उल्लेख किया गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपके कबीरदास द्वारा लिखा गया है। साखी, शपथ और रामायणी के लेखक बीजक में आपका संग्रह है। तो आपके कबीरदास राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो सूरदास द्वारा महत्वपूर्ण क्या रचना है? तो सूरदास द्वारा प्रमुख रचना सुरसागर और साहित्य लहरी, ये सब आपके सूरदास द्वारा प्रमुख रचना है। कौन कौन से? साहित्य लहरी और सूरदास है। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसागर आपके सूरदास द्वारा महत्वपूर्ण रचना है। और तुलसीदास द्वारा क्या महत्वपूर्ण रचना है? तो तुलसीदास द्वारा गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामज्ञा, प्रश्नावली, ये आपके तुलसीदास द्वारा महत्वपूर्ण रचना है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराजा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह द्वारा प्रथम ने किया था। और एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है 1761 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1576 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में आपका हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में भीम प्रमुख
भीम प्रमुख इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का साथ दिया था। और 1526 में आप लोग जानते हैं 1526 में आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में आपका इब्राहिम लोदी और आपका बाबर की युद्ध लड़ा गया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर ने विजय प्राप्त किए थे, जिससे मुग़ल सम्राट का नींव पड़ा था। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो अभी दोस्तों हम बताएं दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपके शाहजहां ने कराए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण कराए थे, किसके याद में? अपनी पत्नी मुमताज़ महल के याद में। और ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। और आपके अकबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी आदि निर्माण कराए थे। और औरंगजेब दोस्तों जो ब्राह्मण को पुनः जजिया कर लागू कर दिए थे, और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं। और जहांगीर दोस्तों इनके बचपन का नाम सलीम था। और यह दोस्तों सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया था। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शाहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी करवा दिए थे। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में कभी कभी दोस्तों यह सब भी प्रश्न पूछ सकता है कि जहांगीर के समय में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो आपके कैप्टन विलियम्स हॉकिंस आए थे, जेम्स प्रथम और थॉमस रो आए थे। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जहांगीर के समय दोस्तों मुग़ल चित्रकला चरमो उत्कर्ष पर था। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान थी। और किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श, पील बख्श के नाम से जाने जाते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण करवाए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण करवाए थे। और बाद में जो दोस्तों थोड़ा बहुत बचा था, इनका पूरा निर्माण आपकी इल्तुतमिश ने कराए थे। और बाद में इसका थोड़ा बहुत मरम्मत करवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। और नासिरुद्दीन महमूद ने दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद की कोई बेटे नहीं थे, इसलिए इसके बाद कौन शासन पर आए? बलबन। तो बलबन ने दोस्तों लव और रक्त की नीति अपनाई थी। और यह सिजदा और पाबोस का भी प्रणाली का समर्थन किया था या अपनाए थे। सिजदा और पाबोस प्रणाली भी अपनाए थे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा? तो ऑप्शन नंबर मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय या जहांदर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहादुर शाह ने मुअज्जम के किस नाम से मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936, 1937, 1938, 1939। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 1939 में क्या हुआ था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था मार्च 1939 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे।
तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण इनका योगदान है रानी लक्ष्मीबाई का। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो यह है आपके एक्टेन ब्यूम ने किए थे, ह्यूम ने किए थे। और भारतीय इसके अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। तो आपसे यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने थी? तो ह्यूम ने किए थे और इसके अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हु लाइव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी रचना है या किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य गंगाधर तिलक। तो हु लिव्स इफ़ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इनके महत्वपूर्ण रचना है। और महात्मा गांधी ने कौन से रचना या कौन सी पत्रिका रचना किए थे? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पत्रिका की रचना महात्मा गांधी ने किए थे। और राजेंद्र प्रसाद ने कौन से रचना या कौन से पत्रिका संपादित किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पत्रिका लिखे थे। और लोकमान्य गंगाधर तिलक, तो लोकमान्य गंगाधर तिलक केसरी, गीता रहस्य और द मराठा नामक पत्रिका के संपादित किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा आप सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने आपके पूर्ण स्वराज और आराम हराम है नारा दिए थे। और आपका महात्मा गांधी ने करो या मरो की नारा दिए थे। करो या मरो की नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार की गई थी? तो यह आपके कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह भारतीय संविधान सभा के जनक भी माने जाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह 11 दिसंबर 1946 में
1946 में प्रथम दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जवाहरलाल नेहरू संघ प्रारूप के समिति के अध्यक्ष थे। तो एग्जाम में यह सब भी पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो बताना है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है। तो यह अनुसूची 10 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 10वां हो जाएगा, यहाँ आप लोग 10वां कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 10वें अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और दोस्तों 9वां कौन सा है अनुसूची? 9वें में क्या उल्लेख किया गया है अनुसूची में? तो 9वें अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। और अनुसूची 11वें में क्या उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 11 में इसमें पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं, और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 12वें अनुसूची में क्या कहा गया है? तो इसमें नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यह अनुसूची 74वें, तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई है, और यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई है, जिसमें पंचायत यानी इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया है, इसमें नगर पालिका, और इसमें भूमि सुधार, इसमें दल बदल विरोध कानून। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो पहले बताइए आपात कितने प्रकार के होते हैं? तो आपात 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात 352 में उल्लेख किया गया है, और 356 में क्या उल्लेख किया गया है? इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है, और 360 में क्या उल्लेख किया गया है? यही वित्तीय आपात की उद्घोषणा 360 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग बताइए या अच्छे से याद कर लीजिए, 352 में राष्ट्रीय आपात, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और इसमें 360 में वित्तीय आपात की उद्घोषणा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 360। तो अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो यह अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 368 में भारतीय संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो पर नया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असक्षम हो। तो दोस्तों यहाँ असक्षम हो, तो दोस्तों यहाँ अपना कार्य करने में असक्षम हो लीजिए, मिस्टेक हो गया है, असक्षम।
तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असक्षम हो तो वह उपयुक्त सभी मामलों में आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। यानी राष्ट्रपति जब दोस्तों बीमार हो जाए, अनुपस्थित रह जाए या किसी कारणवश अपना कार्य करने में असक्षम हो तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि 30 वर्ष में दोस्तों पूछ सकता है आपका राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सदस्यता लेने के लिए कितनी होती है? तो 35 वर्ष। और आपका चुनाव जो आपके जिला पंचायत होते हैं उनका आयु 21 वर्ष होते हैं। यानी पंचायत जो प्रधान होते हैं उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, तब वह प्रधानी लड़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपके केसी नियोगी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो प्रधानमंत्री का पद उल्लेख है, राष्ट्रपति का पद उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का पद भी उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्र की देन है? तो यह आपके पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल अल की देन है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कभी पूछ सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स, इनका फुल फॉर्म है HDI, आई से इंडेक्स है। तो आपके महमूद उल अल ने की देन है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह आपका उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात बंद, आयात निर्यात बंद या आयात बंद या नियंत्रित पूंजी? तो बंद अर्थव्यवस्था माने तो यानी आपका आयात और निर्यात दोनों बंद हो, इससे हम अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आयात निर्यात बंद, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा बैंक क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में रबर उत्पादन में अग्रणी देश बताना है। यानी विश्व में रबर उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है? अग्रणी दोस्तों, विश्व में रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो विश्व में रबर उत्पादन में थाईलैंड देश विश्व का पहला देश है जो रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है। यानी रबर उत्पादन में सबसे पहला देश थाईलैंड हो जाएगा। और अगर अभ्रक उत्पादन में पूछेगा तो अभ्रक उत्पादन में भारत हो जाएगा। यानी अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश आपका भारत है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। और 1952 में दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। और अब दोस्तों योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग
कर दिया गया है। यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन कहलाते हैं नीति आयोग के? तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री कहलाते हैं। यानी इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपका बुध हो जाएगा, बुध है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और शुक्र ग्रह दोस्तों यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है और इसे साँझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी, तो दोस्तों पृथ्वी का आकार 5वां है। यानी दोस्तों आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है। यानी सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि यह आकार में 5वां भाग सबसे बड़ा भाग है। यानी पृथ्वी आकार में 5वां भाग सबसे बड़ा ग्रह है। तो मंगल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सूर्य के सबसे निकट स्थित आपका बुध हो जाएगा। और दोस्तों बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं होता। यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होता है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ सकता है बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपका एडिज पर्वतमाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में स्थित है? तो बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजिला जल प्रपात वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जलप्रपात आपका वेनेजुएला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि आपका डेविस जल संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत आपके ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों करेंट है जो 2010 का है। कभी कभी दोस्तों काफ़ी पुराना एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो 16वें एशियन गेम 2010 में भारत को कितने पदक मिले थे? तो उस समय भारत को 64 पदक मिले थे, 64। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2009 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह आपके किसको दिया गया था? डी रामा नायडू को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो अभी हम बताएं सूर्य के सबसे निकट स्थित आपका कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बुध शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। और मंगल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह, लाल ग्रह को मंगल ग्रह कहते हैं। तो और दोस्तों पृथ्वी हमारे ग्रह का 5वां भाग है सबसे बड़ा में। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी ने कब संन्यास ली? तो आप भी सभी लोग जानते हैं कि अभी महेंद्र सिंह धोनी ने जल्द में संन्यास की घोषणा किए थे।
तो उसने कब किए थे? 15 अगस्त 2020 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन आपका प्रयोदक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रयोदक गैस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि आपको पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत में 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ टेस्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर वित्त मंत्रालय के सचिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी में इसको भारत के वित्त मंत्री बता दिए तो इसका गलत हो जाएगा। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वे वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी में मैंने बता दिया भारत के वित्त मंत्री, लेकिन इसका सही ऑप्शन वित्त मंत्रालय के सचिव होगा।